वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं एक स्पेशल टैक्स मास्टर क्लास जहां हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं। सेक्शन 1 से लेके हम सेक्शन 206 तक पहुंचे और हम सेक्शन 207 आज स्टार्ट करेंगे। और जो सेक्शंस हैं उनसे मुराद होता है कि डिफरेंट टॉपिक्स, यानी कि इनकम क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम, सैलरी, बिजनेस, फिर कंप्यूट कैसे करनी है, कौन सी चीज़, कौन सी डिडक्शंस माइनस करनी है, फिर टैक्स किस पे लगेगा, इंडिविजुअल पे कैसे लगेगा, पार्टनरशिप पे कैसे लगेगा, फिर टैक्स कलेक्ट कैसे होगा, फिर टैक्स कलेक्शन विद एडवांस में कौन सा साल के दौरान कौन सा कलेक्ट किया जाएगा, साल के बाद टैक्स रिटर्न के साथ कौन सी टैक्स कलेक्ट की जाएगी, ये सारी बातें हम करते रहे। फिर एफबीआर का स्ट्रक्चर आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जो जो चेंजेस आई हैं फाइनेंस एक्ट 2021 से, आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो वो रेड में होंगी। अगर आपको कोई टेक्स्ट यहाँ रेड में नज़र आता है इसका मतलब है वो एडिशन जो है हुई है, और अगर कोई सब्ट्रैक्शन हुई है तो वो यहाँ से रिमूव हो गई है। और इस वक्त ये कानून टैक्स ईयर 2021 पे अप्लाई होता है। ये देखते हैं कि जी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ यानी कि जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन से और उनकी हायरार्की क्या है। बोर्ड से मुराद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस्लामाबाद में जो बैठते हैं, जहाँ पे तनवीर और अफर सियाब जो टैक्स दोस्ती के को फाउंडर्स हैं वो लोग भी वहीं पे होते हैं। फिर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होता है, हमारे मुल्क में जो है इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं, और उसका चीफ कमिश्नर होता है। और फिर कमिश्नर जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिश्नर्स होते हैं मुख्तलिफ, जो जिनके अंडर फिर लोग आते हैं। और फिर किस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वो शख्स जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ उस साल का। और इनकम टैक्स रेवेन्यू अपील वो शख्स है जिसके पास आप अपनी जो है अपील लेके जाते हैं कि जी मेरे पे टैक्स ज़्यादा लग गया है, या मुझे एग्जम्पशन नहीं दी गई, या मुझे रिफ़ंड नहीं मिला, वगैरह वगैरह। उससे अंडर फिर वो सारे लोग आते हैं, यानी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के अंडर ये सारे लोग आते हैं, यानी एडिशनल कमिश्नर आता है, डिप्टी कमिश्नर आता है। बहुत सारे हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, सिंध कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में ये बात देखने में आई है कि टैक्स लॉ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और उनसे ऊपर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर और बोर्ड कर सकते हैं। उनसे नीचे के जो ऑफिसर्स हैं जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर और ये बाकी, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है, और ना ही ऊपर के लोग जो है, ऊपर की अथॉरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस इतनी ज़्यादा पावर्स नीचे डेलीगेट कर सकती हैं। तो इसी तरह पहले एक टाइम था कि मार्केट्स में और बहुत सारी जगहों पे सुपरिटेंडेंट इन टैक्स के सुपरिटेंडेंट्स और क्लर्क्स फिरते थे, और लोग उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक सोच रखते थे। अब चूँकि सारा कुछ ऑनलाइन आपने करना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो इवन आपने अगर कमिश्नर इनकम टैक्स रेवेन्यू से के पास आपका केस लगा हुआ है, कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास अभी ये सिस्टम नहीं शुरू हुआ, लेकिन एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास आपका फॉर एग्ज़ाम्पल केस लगा हुआ है, तो आपने उनके ऑफिस फिज़िकली नहीं जाना। आपने अपने आइरस में रजिस्टर होकर अपने MIS का जो मेन्यू है उसमें जाके, ई हेयरिंग रूम्स में जाके, जो एडिशनल कमिश्नर और फिर आगे उसका जोन, RTO, रीजन, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट होगा, वो आप क्लिक करेंगे तो जूम की तरह एक ऑनलाइन मीटिंग होगी जो रिकॉर्डेड होगी। तो अब आपको टैक्स ईयर 2022 में यानी 1 जुलाई 2021 से FBR के किसी भी डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर अपील आपने फ़ाइल करनी है वो भी सारी ऑनलाइन है, लेकिन इस पर अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं आई कि इसके लिए भी ऑनलाइन होगा, देखने में तो नहीं आया। सिर्फ जो रूटीन में जो नोटिस आपको आते हैं जहां आपसे इंक्वायरी की जाती है या ऑडिट नोटिस आता है, या जो लोग जैसे मैंने बताया कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये लोग टैक्स कलेक्शन से इनका ताल्लुक है, इन लोगों से अब मिलने की ज़रूरत नहीं है फ़ेस टू फेस, ना सिर्फ कोरोना की वजह से बल्कि और भी कल्चरल और साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। अब आप इनसे, या आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लॉयर्स, या आपके बिजनेस में डिफरेंट डायरेक्टर्स, पार्टनर्स ऑथराइज्ड, वो जो है ऑनलाइन मिलेंगे और वो रिकॉर्डेड सेशन होगा, और वहाँ आप फैक्ट्स बताएंगे, ये आपको कानून बताएंगे, और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से
टैक्स वगैरह अगर कोई है क्लैरिटी चाहिए इनको या आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो होगा, तो एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसको यूज़ करें और बहुत जल्द मुझे यकीन है कि अपील्स का भी और सिस्टम्स भी हो जाएगा। जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है स्पेशल ऑडिट पैनल, इनका तो इन हाउस काम है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए जाएं जो आप टैक्स रिटर्न के साथ फाइल करते हैं, जो आपके CNIC से कलेक्ट करते हैं, FBR मालूमात से, वेबसाइट नादरा से, मुख्तलिफ़ जगहों से, वो उनको कंपेयर करके अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स बताएं एडिशनल कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर जो नॉर्मली आपसे डील करते थे फेस टू फेस, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर भी इंटरनल वर्किंग के लिए, इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर भी, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर का मकसद थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर टैक्स से भी और इनकम टैक्स से भी ताल्लुक़ है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट और सुपरिटेंडेंट का भी इंटरनल फाइलिंग, बुक कीपिंग वगैरह से। तो अगर ये लोग आपको गाइड करते हैं कि जी हम आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, तो वो इलीगल है, वो क्लियरली इस कानून में नहीं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं, वो FBR का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 है मेरा ख्याल, 2007 में आया था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये लोग ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी यही टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसको फिर यही जज करें या जो है उसी से रिलेटेड, तो ये काम ये लोग नहीं कर सकते। अगर ये प्रैक्टिस आप अपने शहर में कर भी रहे हैं तो उसको डिसकंटिन्यू करें। अच्छे लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, उनको हायर करें ताकि वो डेवलप हों और आपका केस ईयर बाय ईयर आपकी टैक्स रिटर्न को बेहतर फाइल कर सकें, ताकि आपको कभी भी जो है ना ऑडिट का और इंक्वायरीज फेस ना करनी पड़े। तो आज आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लिया। याद रखें बहुत सारे ऐसे और सेक्शंस भी हैं, सेक्शन 100A, 100B, 100C, 99A भी, जो और आगे हम स्केड्यूल भी कुछ देखेंगे, 12 स्केड्यूल, 14 स्केड्यूल, जहाँ पे लिखा होगा कि या तो आपका ऑडिट नहीं होगा, या जो सुपरिटेंडेंट हैं या असिस्टेंट हैं या ऑडिट वाले हैं या टैक्स ऑफिसर्स हैं, वो आपके बिज़नेस का, आपके प्रेमिस की वो विज़िट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से चीफ कमिश्नर आपके एरिया का या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या एडिशनल या डिप्टी कमिश्नर के हद तक का नोटिस आए, उस पर बार कोड हो, वो तो उसको सीरियस लेना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। ईमेल में आए तो आयरस में जाके चेक करें, जैसे आए तो अपने प्रोफेशनल से रब्ता करें, और ये सारी चीज़ें समझ के आप अच्छे टैक्स पेयर की तरह, क्योंकि जेन्युइन केस सामने आता है, अगर आपका जेन्युइन केस है और आपने प्रॉपरली प्रोफेशनली टैक्स रिटर्न फाइल करवाई हुई है या की हुई है खुद, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल, और फिर इंस्पेक्टर, मैंने कहा ये मोस्ट फेमस पर्सन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और ऑडिट, तो ये सब हैं, और इनकी फिर एक हायरार्की है, कौन किसको जवाब देगा और कितने ऑडिट ऑफिसर्स होंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, बोर्ड अपॉइंट करेगा, कौन किसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो काफ़ी सालों से चल रही है। ज्यूरिस्डिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, यानी अगर आपका बिज़नेस मुल्तान में है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी टैक्स अथॉरिटी भी मुल्तान में ही बैठती होगी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे लार्ज टैक्स पेयर यूनिट बनता है तो कभी कभार आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आपका करोड़ों का बिज़नेस है या अरबों का बिज़नेस है, तो आपको बेहतर सर्विस देने के लिए वो आपको किसी और यूनिट में डाल सकते हैं, या छोटा बिज़नेस है तो फिर किसी और यूनिट में डाल सकते हैं, ऑटोमेटेड, सेलेक्टेड, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियरली बताई गई हैं। और ये मैटर्स भी आपके इंटरेस्ट के हैं कि कौन ऑफिसर कैसे अपॉइंट होता है, किसने कहाँ तक काम करना है। याद रखें कि पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम हो गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इंटरेक्शन वो सब जो है वो तो सही है, लेकिन पर्सनल लेवल पर अब टैक्स ऑफिसर्स वगैरह आपको नहीं अब ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते। डेलीगेशन का मतलब है कि अगर कमिश्नर के पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत बड़ा एरिया देख रहा है, तो असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह और अपने अंडर स्टाफ को वो कौन कौन से काम ऑडिट का हो, या आप सेक्शन 177 देख रहे हैं, 122 देख रहे हैं, तो एक बात याद रखें कि बहुत सारा काम टैक्स पेयर खुद करता है। यानी जब अगर आप इस वक्त टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करें, तो पहले तो आपने सारे इदारों से, बैंकों से, अपने एम्प्लॉयर से, इंटरनेट कंपनियों से और प्रॉपर्टी डीलर्स से वो सर्टिफिकेट्स लिए जहाँ पे आपसे टैक्स कटा, आपको जहाँ से इनकम मिली, वो सब कलेक्ट किए, फिर किसी कंसल्टेंट या ख़ुद से टैक्स रिटर्न फिल की, वेरीफाई की,
सबमिट की वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगी, उसको किसी एफबीआर के ऑफिसर ने रिव्यू नहीं किया। फिर आगे चल के ऑडिट वगैरह में अगर निकलता है तो फिर वो देखते हैं और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। और आप तो ज़्यादातर पाकिस्तानी टैक्स सिस्टम में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा काम अपने टैक्सेस के बारे में टैक्स पेयर करते हैं, और उसके काफ़ी आवर्स भी अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके 40 to 100 आवर्स जो है वो साल में, यानी 2 से 4 दिन या 6 दिन जो है आपके, या इवन ज़्यादा जो है टैक्स से रिलेटेड टाइम लग जाता है। और हमारा टैक्स दोस्ती ऐप का कॉन्सेप्ट यही है कि सारी आपकी ये चीज़ें ऑटोमेट अगर हम कर दें तो आप अपने ऐप के थ्रू फिर अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकेंगे। लेकिन होपफुली गोइंग फॉरवर्ड ये सारे आइडियाज़ हैं। गवर्नमेंट ने तो लॉ को इस तरह बना दिया है कि अगर टैक्स पेयर करेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसको रिफ़ंड एप्लीकेशन, इस पर हमने पहले भी बात की थी सेक्शन 170 में, पार्ट 12-13 में आप देख सकते हैं कि बग़ैर रिफ़ंड की एप्लीकेशन अप्लाई किए भी रिफ़ंड मिल जाएगा उतने हद तक जितने हद तक वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लगाएगा। अच्छा जी, अब पावर एंड फंक्शंस एक्सरसाइज्ड, ये सारे कह रहे हैं कि जो सेक्शन 210 है, सेक्शन 177, इसके तहत जो जो पावर्स दी गई हैं और इसके लिए सर्कुलर्स, लेटर्स और वो इशू किए जाते हैं प्रॉपर कि कौन से एरिया का कमिश्नर कौन है वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी। उसके अलावा अथॉरिटी ऑफ अप्रूवल में आप देखेंगे रेड में चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को हाईलाइट किया गया, यानी कहते हैं कि बोर्ड एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज करेगा कमिश्नर को भी, कमिश्नर से मुराद कि आपके एरिया के जो ओवरऑल हेड हैं टैक्स के, या फिर जो चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस के लेवल पे आप कह सकते हैं वो है, और वो ग्रांट करेंगे अप्रूवल वगैरह। तो मकसद ये है कि काम तेज़ हो, सबको अपनी अथॉरिटी पता हो, तो इससे ईज़िली काम हो सकता है। जो गाइडेंस है वो किसी भी प्रोसीडिंग के लिए कमिश्नर और एनी टैक्स है मे बी असिस्टेड गाइडेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी होम ही इज़ सबऑर्डिनेट, यानी मुख्तलिफ, अगर असिस्टेंट कमिश्नर है तो उसको कमिश्नर गाइड करे, कमिश्नर को अगर टैक्स लॉ इम्प्लीमेंट करने में और टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम है बोर्ड से हेल्प ले सकता है। फिर इसी तरह इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ फॉलो ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड, 214 सेक्शन है, और वो यही कहता है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फॉलो करेंगे। इसमें 214(14)A मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब टाइम चाहिए होता है कि मज़ीद जो है, तो एक तो सेक्शन 119 है, उसके तहत एप्लीकेशन दी जाती है, और बोर्ड अपनी मर्ज़ी से भी डेट आगे कर सकते हैं। तो अगर आप 30 सितंबर को डेट आगे करनी होगी तो एक सर्कुलर 30 सितंबर को आएगा, और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अच्छे टाइम पे, यानी रात के 12 बजे के बजाय वो दिन में ही अगर उन्होंने एक्सटेंड करना, वैसे तो याद रखें कि गवर्नमेंट एक्सटेंड इस दफ़ा डेट नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को टैक्स रिटर्न अवेलेबल कर दी थी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरे 20 इयर्स इस काम में तो ज़रूर हो गए, बेशक हर साल टैक्स की प्रैक्टिस ना भी की, किसी साल टीच कर रहे थे या किसी साल और एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो टैक्स से शायद रिलेटेड डायरेक्टली नहीं भी थी, लेकिन कंसल्टिंग वगैरह, जिसमें जो टैक्स रिटर्न है वो तो हर साल देखते रहे, खुद भी फाइल करते रहे। तो टैक्स रिटर्न 15 अगस्त के बाद सिस्टम में अवेलेबल होती थी, ड्राफ्ट फॉर्म में पहले से बता दी जाती थी, लेकिन नहीं। तो इसमें ये कि इस दफ़ा 1 जुलाई से ही टैक्स रिटर्न अवेलेबल थी अगर आपने फाइल करनी है, उसका ड्राफ्ट पहले से ही सर्कुलेटेड। जैसे कानून एक्टिवेट हुआ फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जैसे ही एक्टिवेट हुआ 1 जुलाई को, तो साथ ही इनकम टैक्स, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इसका मतलब है एफबीआर की कैपेसिटी थी कि पहले दिन से ही आपको सारे कुछ प्रोवाइड करें। बहुत सारे लोग टैक्स फाइलिंग कर चुके हैं जुलाई में, अगस्त में भी हो रही है, सितंबर भी। डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी, अगर उन्होंने एक्सटेंड की, अगर, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो वो ये सेक्शन यूज़ करेंगे। तो याद रखें, बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कोई भी कमिश्नर बाउंड है कि वो लॉ के मुताबिक काम करे। तो अगर आप इन वीडियोस के थ्रू या वैसे अखबार पढ़ के या जनरल इंटरेस्ट रखते हैं टैक्स लॉज में, तो याद रखें कि टैक्स लॉ में उस साल अगर कोई बात लिखी है तो वो काम हो सकता है, अगर नहीं लिखी तो काम पॉसिबल नहीं है। जैसे आप एग्जाम्शन अगर क्लेम करते हैं उस साल की, आपको एग्जाम्शन अगर मिली है तो आप क्लेम कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है टैक्स लॉ। इसी तरह 214B भी बड़ा पॉपुलर है क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगा सकता है किसी भी टैक्स पेयर का। और इसके अलावा 214C जो है वो वाहिद सेक्शन है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पावर देती है कि अगर किसी शख्स
ने प्रॉपर टैक्स फाइलिंग भी की है, फिर भी उसके टैक्स रिटर्न ऑडिट के लिए सेलेक्ट होता है उस साल के लिए, और देखा जाता है कि उसने कितने अच्छे तरीके से की है। और वो जो सिलेक्शन होती है वो भी मुख्तलिफ रैंडम, जो है रैंडम से मुराद होता है मुख्तलिफ किसी स्पेसिफिक पर्सन को देख के नहीं, बल्कि इंडस्ट्री वाइज या इनकम वाइज, यानी प्रॉपर्टी वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, या इस तरह करके ग्रुप में से सिलेक्शन होती है। तो ये सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, इसके तहत नोटिस भी आते हैं, और नोटिस में साथ साथ सेक्शन 177 ऑडिट का जिक्र होता है। अगर आप प्रीवियस पार्ट्स देखेंगे, पार्ट 15, 16 वगैरह, तो उसके अंदर हमने इन सारे सेक्शंस का जिक्र किया। तो लॉ मिल के काम करता है यहाँ पे। एफबीआर जिस तरीके से अपना काम परफॉर्म करता है उसमें 80% तक जो काम है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, बाकी कुछ चीज़ें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अपने कानून में गिवन है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि 214C के तहत जो है ऑडिट हो सकता है उस शख्स का भी जिस पे शक ना हो कि ये इसने ऑडिट जो है अवॉइड किया है, सॉरी टैक्स अवॉइड किया है या टैक्स इवेट किया। अभी जो हम सेक्शन प्रीवियस 203A-B पढ़ रहे थे, उसमें तो जिस शख्स पर क्लियरली साबित हो गया हो, कम से कम एफबीआर के ऑफिसर्स कमिश्नर्स के लेवल पे कि भाई इसने करोड़ों रुपए का टैक्स फ्रॉड किया है, तो उसको अरेस्ट और वो करना। और उससे प्रीवियस सेक्शंस में भी जहाँ शक हो कि टैक्स अवॉइड करने के लिए ट्रांजैक्शन की है या ट्रांजैक्शन को अवॉइड किया गया है टैक्स बचाने के लिए, तो वह यहाँ पे ये सेक्शन जो है, और ये इंटरप्रिटेशन एफबीआर की नहीं है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की है, कि ये वो सेक्शन है जहाँ पे जाहिर बात है अगर 25 लाख 30 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करें तो एफबीआर का राइट है कि उसमें से 5,000 10,000 लोगों को सैंपल के तौर पे चेक करे कि उन्होंने कहीं फिगर्स रैंडमली तो नहीं लिख दी, साथ में सपोर्टिंग एविडेंस लगाया है, उसके अलावा उन्होंने कहीं रेट्स गलत तो नहीं क्लेम किए, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि टैक्स रिटर्न एज सच आपको रोकता नहीं है। इसी तरह एक दफ़ा, और ये सेक्शन 214D आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से रिमूव हो गया, जो टैक्स दोस्ती की वीडियोस भी जिस सेक्शन की वजह से वायरल होना शुरू हुई थी नवंबर 2018 में, सितंबर 2018 से ये चैनल चल रहा है। तो 214D आया था कि जो जिन लोगों ने लेट रिटर्न फाइल किए वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए, तो वो सेक्शन ख़त्म हो गया और उसको ख़त्म किया है 214E ने। जहाँ भी जिस शख्स को भी 214D के तहत नोटिस आए थे उनका ऑडिट नोटिस ऑटोमेटिकली लॉ के अंदर दे दिया गया है कि अब क्लोज़ कर दिया जाएगा, और किसी शख्स को अगर अभी भी उनके इनबॉक्स में 214D का नोटिस आया तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन है 214E। और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए और लाखों लोगों को नोटिस गए और परेशानी हुई, और हमने वीडियो बनाई और हमने उन्हें बताया कि लॉ आपको फिर भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आप परेशान हो। फिर सैलरीड पर्सन वालों को तो उसी वक्त रिलीफ मिल गई, और जो है इवेंचुअली फिर ये सेक्शन जो है, देखिए हम यहाँ 4 का जिक्र है, ठीक है 4 ऐसा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सेक्शन फिर ऐड हुआ और वो यही कहता है कि जिसकी अमेंडेड असेसमेंट नहीं हुई है, तो अगर सिर्फ उसको अभी तक नोटिस आया तो नोटिस जो है वो अब नल एंड वाइड हो गया। तो ये होता है जैसे जैसे टैक्स पेयर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल ख़ास तौर पे डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर हम जो है ना फॉलो करते हैं, क्योंकि फिर न्यूज़ हेडलाइंस लगती हैं, हमें बहुत कमेंट्स आना शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के नीचे दिया उस पर बातें शुरू हो जाती हैं, और फिर हमारी वीडियोस ज़मीन.com और चैनल्स पे भी शेयर होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ से पता चल जाता है कि इस टॉपिक पे जैसे एमनेस्टी की बात भी फिर थी, आगे हम देखेंगे। तो ये जो 214D जो 214E था, बहुत प्रॉब्लम था और लोग बड़े डरे हुए थे, परेशान थे, लेकिन सब चीज़ें हमने भी और बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने और लोगों ने हेल्प किया और ये सारे मैटर सेटल हुए। और फिर गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों से ऐसे कोई सेक्शंस वगैरह नहीं बनाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको मैं क्या कहूँगा, क्योंकि वीडियो तकरीबन 20 मिनट की होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, फ्यूचर के लिए भी रेफरेंस पॉइंट रखें। हर साल हम अपडेटेड वीडियो बनाएंगे इनकम टैक्स लॉ की, सेल्स टैक्स की। फ़िलहाल हम टैक्स ईयर 2022 की बात कर रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे पार्ट 19 ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
2001। और अब आपसे 20th पार्ट में मुलाकात होगी। हम तकरीबन 200 पेजेस और रह गए हैं और लॉ तो ख़त्म होने लगा है, लेकिन मुख्तलिफ स्केड्यूल्स हैं, जहाँ कहीं पे रेट्स हैं, कहीं पे एग्जाम्पशंस हैं, उनको हम ब्रीफली कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 10 पार्ट्स में हम ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये काफ़ी एक बड़ा माइलस्टोन होगा, और ये सब आपकी अप्रिसिएशन से है। 7000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और एवरी डे 10 to 15 लोग सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनको इनक्रेज करेंगे कि FBR वाले आपको नोटिस नहीं भेजेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि जी ये चैनल सबसे अच्छी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। सेक्शन 2015 में पार्ट 20 में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।